सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बेहतर करने के लिए बेहतरीन इकोनॉमिक टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान की मौशी कामयाबियों का एतराफ़ इस वक्त आलमी इदारे भी करते हुए नजर आ रहे हैं और उसकी क्रेडिट रेटिंग में भी बेहतरी आ चुकी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 40 करोड़ से $2 बिलियन से जायद के 40 से 75 मिलियन टन तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्बन क्रेडिट्स पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। मुल्क में बनाए जाने वाले कार्बन क्रेडिट से एक तो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा हो सकता है और साथ ही साथ मुल्क के खजाने में भी इसका बड़ा हिस्सा शामिल हो सकता है। पाकिस्तान में ग्रीन हाउसेस के अखराज का हिस्सा सिर्फ 10 से 15% भी कार्बन प्रोजेक्ट्स के लिए दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो एक साल में 40 मिलियन टन से 75 मिलियन टन कार्बन क्रेडिट्स बनाए जा सकते हैं और मुमकिन तौर पर इसकी फरोख्त से $40 करोड़ से $2.25 बिलियन से जायद तक प्रॉफिट मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान के पास इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स में अपना शेयर हासिल करने के लिए आलमी तरीकों पर अमल करते हुए आला और मयारी कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट्स के लिए बेहतरीन रिफॉर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके साथ ही कार्बन मार्केट्स के जो जदीद आलात हैं उनको चलाने के लिए स्किल्ड वर्कर्स के साथ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी दरकार होगी ताकि इंटरनेशनल कार्बन मार्केट में पाकिस्तान अपना शेयर पूरी तरह से हासिल कर सके। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स के लिए पेचीदगियाँ और क्रेडिट्स के लिए आला मेयार के साथ टेक्निकल महारत इन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए इंतहाई अहम तस्वुर की जाती है। पाकिस्तान में कार्बन क्रेडिट्स के लिए हुकूमती पॉलिसी फ्रेमवर्क मौजूद है, लेकिन अभी तक इस पॉलिसी पर अमल दरामद होता कहीं नजर नहीं आ रहा, जिसके लिए मुल्क में कार्बन क्रेडिट्स को समझने वाली एक माहिर और मुस्तैद टीम की जरूरत है। इंटरनेशनल कार्बन मार्केट्स में ग्रोथ के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क को बिल्कुल वाज़ेह होने की ज़रूरत है ताकि इन्वेस्टर्स को एतमाद हो सके कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद उन्हें इसमें कितना प्रॉफिट मिलने की उम्मीद होगी और इन्वेस्टर्स के लिए हुकूमती पॉलिसियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रहेंगी। कार्बन क्रेडिट्स प्रोजेक्ट में कम्युनिटीज़ की शिरकत से पाकिस्तान को कार्बन मार्केट में कामयाबी के साथ ट्रांसपेरेंसी में भी इजाफे का मौका मिलेगा। कार्बन प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाने के लिए बुनियादी लाइंस के साथ स्ट्रॉन्ग डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी होगा। जिस ज़मीन पर कार्बन प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं उसके मालिक या मालकान में प्रॉफिट की पूरी तकसीम और रजामंदी को ज़रूरी समझा जाए और किसी भी कंप्लेन को फ्री ऑफ कॉस्ट और वाज़ेह फ्रेमवर्क के तहत फौरी तौर पर दूर किया जाए। साथ ही इन तमाम प्रोजेक्ट्स में पब्लिक पार्टनरशिप भी यकीनी बनाई जाए। मुल्क में कार्बन क्रेडिट्स बनाने की तमाम एक्टिविटीज़ के लिए लीगल कार्बन मार्केट के क़याम और रेगुलेशंस की ज़रूरत है, जिसके लिए नेशनल कार्बन कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम कर दी गई है, जिसका काम तमाम इदारों को अपग्रेड करते हुए कार्बन मार्केट की ग्रोथ के लिए इदारों और रेगुलेटरी एजेंसियों में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करना है और इसमें हायल तमाम रुकावटों को दूर करना है। पाकिस्तान को कार्बन मार्केट बढ़ाने के लिए ट्रेंड एहलकारों की भी ज़रूरत होगी जो कार्बन मार्केट के ऑपरेशन से वाकिफ़ हों, उन्हें MRV प्रोटोकॉल के बारे में मुकम्मल इल्म हो और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और रजिस्ट्री के साथ इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकें। हुकूमती इदारों जैसे इन्वायरमेंटल चेंज मिनिस्ट्री, एनर्जी, फॉरेस्ट और प्लानिंग कमीशन में भी कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन मार्केट्स के बारे में इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग का एहतमाम बहुत ज़रूरी होगा। कार्बन क्रेडिट के हुसूल के लिए मरहलावार हक़ाइक़ पर मबनी ज़मीनी और हक़ाइक़ से जुड़े और पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ज़रूरत है ताकि लिक्विडेड लैंडफिल गैस प्रोजेक्ट, सेफायर विंड फार्म और डेल्टा ब्लू कार्बन मैंग्रोव इनिशिएटिव जैसे मजीद आइडियाज़ को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाकर मजीद प्रॉफिट टेकिंग की जा सके। इन तमाम प्रोजेक्ट्स में ट्रांसपेरेंसी के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के साथ हुकूमती सरपरस्ती और इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई और प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी ज़रूरत होगी। ये कितना चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, ख़ासतौर पर ऐसे मौके पर जब क्लाइमेट चेंज के असरात पाकिस्तान पर बहुत मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। काशिफ मजीद साहब क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी कार्बन क्रेडिट्स के जरिए पाकिस्तान $2 अरब से ज़ायद का रेवेन्यू हासिल कर सकता है, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए हैं इसमें। अब हमें कितनी तेज़ी के साथ और किस स्ट्रेटजी के तहत आगे बढ़ना होगा और ये एनवायरनमेंट में कितनी तब्दीली ला सकता है काशिफ साहब? जी बहुत शुक्रिया। कार्बन क्रेडिट्स खासतौर पे ये एक एडिशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फंड है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं। एडेप्टेशन और मिटिगेशन फंड्स जो इसके अलावा एक फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत टेक्निकल हैं और ये कार्बन मार्केट्स भी बहुत टेक्निकल है जैसे आपने बताया भी है। और इसको डेवलप करने के लिए और इसको कम्युनिटीज़ तक लेके जाने के लिए एक बहुत बड़ा एक गैप है जिसको फिल करने की ज़रूरत है। अभी जो आपने खुद भी बताया कि इसमें मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन जो मैकेनिज्म है काफ़ी टेक्निकल हैं एरियाज जहाँ पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मिनिस्ट्रीज भी हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी
इनकी कैपेसिटीज़ की डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ को हाईलाइट किया है कि जो बेसलाइन डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बेसलाइन डाटा जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है। अभी पाकिस्तान की थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन ऑन क्लाइमेट चेंज TNC जो है वो जून 2025 के अंदर पाकिस्तान ने उसको प्रोड्यूस किया है, जहाँ पे उसने सारे बेसलाइन डाटा जो कि मिशंस हो रही हैं ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मिशंस की, तो वो बेसलाइन प्रोवाइड कर दिया गया है। अब हमारे पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जैसे आपने बताया कि सिंध के मैंग्रोव फॉरेस्ट के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कुछ कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किया और फिर उसके बाद उसको फ़ायदा मिला। तो एक तरफ तो ये एक हमारे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं जिसको हम लेके चल सकते हैं। दूसरी तरफ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये टेक्निकल कैपेसिटी जिस पे मैंने बात की है। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो थोड़ा सा ब्यूरोक्रेटिक है कि वो जो शिफ्ट ऑफ लीडरशिप है मिनिस्ट्रीज के अंदर और जो ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी वजह से जो मोमेंटम डेवलप होता है कार्बन मार्च के लिए, तो जैसे सेक्रेटरीज या उसके जो डिप्टी सेक्रेटरीज चेंज होते हैं तो वो मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है। तो ये एक मैंने कंटिन्यूसली मीटिंग्स के अंदर भी देखा है कि ये जो कंटिन्यूस शिफ्ट की वजह से जो फोकस है अगर एक सेक्रेटरी का या एक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर वो ट्रांसफर हो जाती है तो वो शिफ्ट होने की वजह से पूरा डायनामिक्स चेंज हो जाता है और फिर जीरो से बात शुरू करनी पड़ती है। तो इस इंस्टीट्यूशनल गैप को भी थोड़ा सा फिल करने की जरूरत है, कैपेसिटीज को थोड़ा सा रिटेन रखने की जरूरत है ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म पे इस पॉलिसीज को नेशनल लेवल पे और फिर इसको कम्युनिटी लेवल पे लेके चले सकें। तो फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस वक्त पाकिस्तान में दो मेन एरियाज हैं जहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स को हम ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और वहाँ पे एक तो एनर्जी सेक्टर है और एक वेस्ट। एनर्जी सेक्टर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा और पावर सेक्टर के अंदर काफ़ी जो रिन्यूएबल एनर्जीज सोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं। तो वन ऑफ द एरियाज जहाँ पे हम कार्बन मार्केट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसमें से हम गेन कर सकते हैं। लेकिन बड़ा चैलेंज और भी है कि ग्लोबल लेवल पे जब आप कार्बन क्रेडिट्स को सेल करते हैं तो वहाँ पे जो प्राइसेस का मैकेनिज्म शिफ्ट होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी कैपेसिटीज की ज़रूरत है। ठीक है, वो जो ट्रेडिंग आपने करनी है बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेडिंग, वो उसके लिए कैपेसिटीज भी पाकिस्तान में लिमिटेड हैं। ऑफ कोर्स उसको एक्सपेंड करके जब प्राइवेट सेक्टर में लेके आएंगे और पार्टनरशिप में लेके आएंगे तो फिर वो कैपेसिटीज के इशू फिर वो आ जाएंगे। तो ये एक डायनामिक्स है जिसके अंदर हमें इस पूरे फ्रेमवर्क को देखना है, क्योंकि ये एक सबसे जो लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको हम अपनी जो क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटीज और जो हम मिटिगेशन एफर्ट्स कर रहे हैं वहाँ से हम ये जो आपने बताया कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपनी इकोनॉमी के अंदर ग्रीन इनिशिएटिव्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काशिफ साहब बताइएगा कि सिर्फ हाई स्केल पर और बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत बड़ी स्पेसिफिक जगह पर ही ये सब कुछ हो सकता है, या लो स्केल पर कम्युनिटी लेवल पर शहरों में या कुछ देहात वगैरह में भी ये सब होना मुमकिन है? चूँकि अभी आपने कहा ग्लोबल इसकी जब सेल होती है वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। अगर लो स्केल पर यहाँ करने की इसको कोशिश की जाए तो फिर वो इन क्रेडिट्स को कैसे सेल किया जा सकेगा? मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ है ये ऑफ कोर्स पब्लिक डोमेन में ही फोर्सी की जाएगी और उसको मॉनिटर और उसको उसकी लीडरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर की तरफ से होगी, और फिर वो जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मैकेनिज्म है और फिर उसको लिंक कर दें अगर हम कम्युनिटीज़ के साथ, तो पूरा एक चेन हम डेवलप करेंगे जिसमें कम्युनिटीज़ की एफर्ट्स वो ट्रांसफ़र होंगी टूवर्ड प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर वो अटैच हैं या पब्लिक सेक्टर के साथ। और ये जो पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू जो हम इस चीज़ को सिर्फ मॉनिटर, रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन प्रोसेस के जरिए हम कर सकते हैं, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे ये जो बहुत टेक्निकल शोबा है जहाँ पे हम लोग ये कर रहे होंगे कार्बन क्रेडिट्स का, वो उसको कमाकू जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो लाजमी तौर पे प्राइवेट सेक्टर और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है और इवन द बैंकिंग सेक्टर उसको बीच में आके और लीडरशिप जो है पब्लिक सेक्टर्स को लेनी पड़ेगी, और फिर ये पूरा एक लूप डेवलप होगा। तो फिर हम कार्बन क्रेडिट्स के जो
फवायद हैं उसको हम हासिल कर सकेंगे। तो काशिफ साहब, अगर इसको हम मासेस से भी थोड़ा सा कनेक्ट करें, क्या जो एक डेली रूटीन किसी का भी होता है उसमें ये कार्बन क्रेडिट्स बनाना या ये ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है कि एक आम आदमी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सके? उसके लिए ये है कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं। खासतौर पे अगर कम्युनिटी में फॉरेस्ट की बात कर ली जाए, तो फॉरेस्ट की रेस्टोरेशन और उसकी जो एफोरेस्टेशन एक्टिविटीज़ हैं, कम्युनिटी अगर कोई दरख्त लगाती है मिलके और उस एरिया में दरख्तों की पैदावार को बढ़ता है, फॉरेस्ट बढ़ता है, तो लाजमी तौर पे कम्युनिटी जो है एक प्रोग्राम के थ्रू वो गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से कनेक्टेड होगी। वो प्रोग्राम डेवलप करने पड़ेंगे, उसमें आवाम को लेके आना पड़ेगा और वो प्रोग्राम्स ऑफ कोर्स एक मैकेनिज्म के थ्रू पब्लिक पार्टनरशिप के जरिए वो अटैच्ड होंगे और फिर वो लिंक होंगे आपके कार्बन मार्केट्स और कार्बन क्रेडिट्स के साथ। तो ये एक चेन है। तो हर एक प्रोग्राम्स क्योंकि हवा में नहीं बनेंगे, गवर्नमेंट जब प्रोग्राम बनाएगी तो लाजमी तौर पे वो कम्युनिटी लेवल पे ही डेवलप होंगे और फिर वो बोथ टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोचेस सिमल्टेनियसली चलेंगी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन बॉटम अप होगी और टॉप डाउन जो है वो लीडरशिप होगी। तो ये जो दोनों अप्रोचेस चल के तो ये मार्केट इंशाल्लाह डेवलप होगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ अजीज साहब, क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। कुछ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तान में इस वक्त ये प्राइसेस तकरीबन 4 लाख रुपए को टच कर रही हैं। 3,98,800 रुपये इस वक्त एक तोला सोने की कीमत ये पहुंच चुकी है और पिछले कुछ दिनों में हमने ये बड़ा एक अपवर्ड ट्रेंड देखा है, जिसमें ज़ाहिर है जो इस वक्त दुनिया के हालात हैं उनका भी एक बड़ा किरदार है। ख़ासतौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ ये जो प्राइसेस हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ी हैं। अब जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो और फिर जो लोकल मार्केट है वो किस तरह आगे बढ़ेगी, और इस वक्त गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को एक बड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर पिछले कुछ अरसे से बल्कि हमेशा से ही तस्वुर किया जाता रहा है। तो अब ये अपवर्ड ट्रेंड कब तक जारी रहेगा, ये कोई बबल है या फिर कोई बड़ा डाउन में वापस आ सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इकबाल जावेद साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम गोल्ड प्राइसेस में जो इस वक्त बहुत तेज़ी देख रहे हैं, ये 1-2 दिन में शायद ये 4 लाख को भी क्रॉस कर जाए पर तोला, ये जो इस वक्त प्राइस है, ये इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं और ये अपवर्ड ट्रेंड कहाँ जाकर रुकेगा? जी देखें, इसमें बहुत सारे वेरियस रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन यही है कि चाइना ने जो है प्रपोज किया कि वो कस्टोडियन बनना चाहता है इंटरनेशनल गोल्ड रिजर्व्स के लिए, तो उसकी वजह से भी डिमांड ड्राइव हुई है। तो एक ये रीजन है। दूसरा जो है इंटरनेशनल जो कंट्रीज हैं उनमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने भी गोल्ड में जो है बाइंग करना शुरू कर दी है। और इसके अलावा यूक्रेन और रशिया की वॉर है, उसकी वजह से भी जो है थोड़ा सा कमोडिटीज पे जो है प्रेशर आया हुआ है। यूक्रेन वॉर के अलावा मिडिल ईस्टर्न वॉर, तो ये सब चीजें हैं। दीज ऑल हैव रिजल्टेड इन अ हायर गोल्ड प्राइसेस इंटरनेशनली। और जहां तक बात है कि ये ट्रेंड कब तक रुकेगा, बेसिकली जो थोड़ी सी अगर टेंशन वगैरह डी एस्केलेट हो जाती है तो शायद ये प्राइसेस थोड़ी सी नीचे आना शुरू हो जाए। और अब ये जो चाइना की जो मैंने जैसे बात की शुरू में, तो ये एक प्रपोजल है जिसके तहत ही, और अगर ये प्रपोजल गो थ्रू नहीं होता तो शायद दोबारा से डिमांड जो है वो नीचे आना शुरू हो जाए। और इकबाल साहब, तो जो ये सब फैक्टर्स हैं जी, जो हमारी लोकल मार्केट है उस पर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है? चूंकि जो एक कॉमन मैन है उसकी तो इस वक्त जो बाइंग पावर है उससे ये बिल्कुल बाहर निकल चुका है, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये अपवर्ड ट्रेंड। देखिए, गोल्ड हमेशा से जो है ना एक सेफ हेवन तस्वर किया गया है, और इसमें मैं ये कहूँ कि ये जो है इसमें इन्वेस्टमेंट मजीद करने चाहिए। आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये एक है ना शॉर्ट लिव्ड चीज़ है और गोइंग फॉरवर्ड ये प्राइसेस वगैरह जो हैं वो नीचे आएंगी। ये डिमांड आपको जैसे पता है कि इंटरनेशनली जो अभी हालात चल रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है ना, इकोनॉमिक हालात, तो ये इसमें हम जो है डाउनवर्ड ट्रेंड भी देख सकते हैं। अच्छा, अभी तो हम ये एक बड़ा अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर जाकर इंटरनेशनल मार्केट ने कहीं कोई स्टैटिक होना है। अभी $3,400 के अराउंड ये पर आउंस कीमत जो है ये आगे चलकर ये 4,000 या 4,500 की तरफ जा रही है, या ये भी इसी अराउंड अंडर 4,000 ही ये रहेगी? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो यस ये 4,000 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये इतना सस्टेनेबल नहीं है गोइंग फॉरवर्ड। ये प्राइसेस थोड़ा सा जो है नीचे आएंगी और जो रेंज में ये हमेशा रहती हैं उसी रेंज में ही आके ये
एडजस्ट हो जाएंगी, स्टेबलाइज हो जाएंगी। और लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ, शॉर्ट टर्म में मुझे यस थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन चीज़ें जैसी क्लियर होती हैं तो हम देख सकते हैं कि ये प्राइसेस जो है वो दोबारा से जो नॉर्मल रेंज थी उसमें आ जाएंगी। और इकबाल साहब, लोकल लेवल पर फिर जो बिजनेस है ज्वेलर्स का, वो इससे कितना हिट हो सकता है जब एक रूटीन कस्टमर या एक कॉमन मैन की बाइंग पावर ख़त्म हो जाती है, तो उससे ज़ाहिर बिजनेस पर बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की खबरें मार्केट से इस वक्त पहुंच रही हैं आप तक? देखिए, अब बिजनेस ऑब्वियसली इससे जो है गोल्ड का बिजनेस तो ऑब्वियसली अफेक्ट हुआ है, लेकिन अब इसमें देखिए पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज ये है कि हमारा जो करेंसी है वो काफी स्टेबल रही है। अगर करेंसी भी हमारी डीवैल्यू हो रही होती, जो कि ट्रेंड हमने 2 साल पहले देखा था, तो फिर इसके असर हम और ज्यादा देख सकते। लेकिन क्योंकि हमारी करेंसी एक जगह स्टेबल हुई हुई है, तो एक उस साइड से हमारे पास जो है थोड़ी सी सेफ्टी है। हाउएवर इंटरनेशनल प्राइसेस ऑब्वियसली क्योंकि हमारी मार्केट उसी को फॉलो कर रही होती है, तो इम्पैक्ट तो आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, गोल्ड का तो एक अपवर्ड ट्रेंड हम देख रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 रोज से हम स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं कि वो थोड़ी सी इस वक्त स्टेबल कंडीशन में आई है, वरना उससे पहले उसका भी एक बहुत तेज़ी के साथ एक अपवर्ड ट्रेंड जारी था। और 2 साल पहले 40,000 और आज 2 साल बाद 4 गुना का इजाफा हो चुका है। पिछले 4-5 महीनों में तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड रहा है। तो ये भी इसी तरह से जाते जाते 200K को इसने क्रॉस करना है इस साल के आखिर तक, कैलेंडर ईयर ख़त्म होने तक। गोल्ड प्राइसेस की अगर आप बात करें तो मुझे ये थोड़ा सा शॉर्ट लिव लग रहा है। मुझे लगता है कि बहुत बहुत ये जो है नवंबर या दिसंबर तक जो ये जो नॉर्मल रेट्स हैं उस पे आ जाएगा गोल्ड की प्राइस। जहाँ तक स्टॉक मार्केट की बात है, तो स्टॉक मार्केट ने फिनोमिनल रिटर्न्स वगैरह दिए हैं। अगर हम इसको लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस से देखें तो डॉलर टर्म्स में हमारी मार्केट ने 89% का रिटर्न दिया था 2024 में। तो हमारी मार्केट ने तमाम एसेट क्लास, KC 100 ने तमाम एसेट क्लास को जो है वो आउट परफॉर्म किया है। और आई थिंक और हमारी मार्केट जो एक पॉइंट पे जो है वो बेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड भी थी। और तो हमारी मार्केट ज़्यादा लुक्रेटिव और से ज़्यादा रिटर्न दिया। अगर आप गोल्ड से भी कंपैरिजन करते हैं तो गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न दिया। सही। तो ये मार्केट जो ऊपर जा रही है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं, ये इस वक्त वही ज़्यादा फ़ायदे में हैं या नए इन्वेस्टर भी ग्रेजुअली इस वक्त मार्केट को ज्वाइन कर रहे हैं और उन्हें भी फिर इस अपवर्ड ट्रेंड का फ़ायदा हो रहा है? देखिए, मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में जो है वो लोगों के पास जो है काफी सारे ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं लोगों को। एक तो जो है सऊदी अरेबिया के जो है उनके साथ हमारी डील हो रही है, वो भी इन पाकिस्तान डिफेंस डील के अलावा भी वो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। कुछ ट्रिगर्स हैं रिलेटेड टू सर्कुलर डेट, ये सब चीजें। तो इस सब चीजों ने जो है मार्केट को अंदर जो मोमेंटम है उसको पॉजिटिव रखा हुआ है। और इसमें जो है नए लोग भी एंट्री ले रहे हैं इस वजह से, और पुराने लोग भी इसमें मुनाफे में। तो वो दोनों लोग इसमें फायदे में, मैं ये कहूँगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जावेद साहब, सीनियर एनालिस्ट थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बिजली की बढ़ती हुई कीमतों ने पाकिस्तान के लाखों सार्फिन को ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तलाश पर मजबूर कर दिया है। हालिया बरसों में छतों पर जो मुख्तलिफ घरों की और फैक्ट्रीज की छतें, उन पर नस्ब सोलर पैनल्स का रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ा है, जिसके नतीजे में नेट मीटरिंग कनेक्शंस में गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब एक्सपर्ट से बताते हैं कि नेट मीटरिंग के टैरिफ के तहत 5 से 25 किलोवाट सोलर पैनल्स अपने सार्फिन को सिर्फ 2 से 4 साल में लागत की वापसी फराहम करती है। और यही एक बड़ा रीज़न है कि अब बहुत से ऐसे रेजिडेंशियल और कमर्शियल इलाके हैं जहां सोलर सिस्टम्स पर मुंतकिली शुरू हो चुकी है। और इस तब्दीली के बाद सार्फिन सिर्फ बिजली इस्तेमाल करने वाले कंज्यूमर्स नहीं रहे, बल्कि बिजली इस्तेमाल करते भी हैं और इजाफी बिजली नेशनल ग्रिड को फ़रोख्त भी कर देते हैं। अब सोलर सिस्टम से सार्फिन को रिलीफ ज़रूर मिल रहा है, लेकिन यही सोलर सिस्टम दूसरी तरफ मुल्क में बिजली तकसीम के मसाइल भी पैदा कर रहा है और सिस्टम इससे किसी हद तक मुतासर भी हो रहा है। चूँकि पाकिस्तान का मौजूदा ग्रिड इस तरह डिज़ाइन हुआ था कि बिजली ट्रांसमिशन सिर्फ एक तरफ से की जा रही थी, यानी बिजली घरों से ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए तकसीम कार नेटवर्क तक और फिर सार्फिन तक पहुंचाई जाती थी। लेकिन जब सोलर सिस्टम्स इस्तेमाल करने वाले इजाफी बिजली ग्रिड में वापस शामिल करते हैं तो ये रिवर्स पावर फ्लो बन जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर्स और दीगर आलात पर शदीद दबाव बढ़ जाता है। अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि रिवर्स पावर फ्लो से ट्रांसफार्मर्स पर ओवर एक्साइटेशन, वोल्टेज में उतार चढ़ाव पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में फिर इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग लिमिट कम हो जाती है और फिर इसकी मेंटेनेंस पर जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए जो बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं वो तमाम सार्फिन के लिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स के इस्तेमाल पर जोर दे रही हैं
कि जो इन्वर्टर्स हैं ख़ासतौर पर उन पर बहुत इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है। इंटरनेशनली भी इस मसले को हल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए गए। कुछ ममालिक की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, जैसे 2015 में हमने देखा था हवाई में नेट मीटिंग को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ग्रिड के इस्तेहकाम के लिए रिवर्स पावर फ्लो ख़तरा बन रहा था। कैलिफोर्निया ने 2023 में नया नेट बिलिंग टैरिफ मुतारिफ करवाया जिसके तहत जो कंज्यूमर्स थे उनको बिजली की रियल टाइम वैल्यू के हिसाब से पेमेंट की जाती थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया में पोल माउंटेड बैटरी स्टोरेज के तजुर्बात किए गए। पाकिस्तान में इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं हमारे। तो आरिफ साहब, ज़ाहिर है सोलर को इनिशियली एक बहुत ज़बरदस्त ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन इसके भी अब अपने मसाइल हैं जो सिस्टम में आने के बाद अब सिस्टम को भी कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अब क्या कुछ करने की ज़रूरत है इस वक्त हुकूमत को और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को? जी बहुत शुक्रिया। और ये जो मसाइल आपने आइडेंटिफाई किए हैं बड़े कंप्रिहेंसिव वे में, ये मसाइल बेसिकली जो है ना, ये जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये मसाइल बहुत पहले से पता होना चाहिए था। जब बाकी मुल्कों में 20-25 साल पहले से सोलर लगना शुरू हो गया है तो उसके मसाइल तो उस वक्त से रेडिफाई होने शुरू हो गए थे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब पहले काम करते हैं बाद में सोचते हैं। असल ये हुआ है, अब ये ग्रिड के जो ये स्मार्ट जो इन्वर्टर्स हैं या टेक्निकल जो इश्यूज आ रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है इनके सिस्टम के अंदर, ये होना था, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें जो असल नई चीज़ है वो ये है कि हम हमेशा फेल हो जाते हैं इन जो कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस लेने हैं अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करने के लिए वो, और ख़ास करके वो एक्शन कुछ हार्डवेयर एक्शन है, कुछ सॉफ्टवेयर एक्शन है। सॉफ्टवेयर एक्शन ये है कि हमने प्राइसिंग को ऐसा डिसबैलेंस किया हुआ है, टैरिफ को ऐसा डिसबैलेंस किया हुआ है कि जिसकी वजह से लोग धड़ाधड़ सोलर लगाए जा रहे हैं और लगता जा रहा है और बिल्कुल ये लगेगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। वो ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये नेट मीटर नहीं भी है तो लोग ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, फिर भी ये वायबल है सोलर लगाना, बिकॉज आपका जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है वो इतना ज़्यादा है कि वो अफोर्डेबल नहीं रहा। सो ये पॉलिसी मेकर्स का काम है कि मार्केट में ऐसी कंडीशन रहे कि जो सिस्टम के अंदर प्रेशर भी कम हो जाए, इकोनॉमिक प्रेशर भी कम हो। सोलर प्रमोट होना ही होना है, कोई चाहे या ना चाहे, बिकॉज इसके जो एसोसिएटेड कमर्शियल बेनिफिट्स हैं वो दे आर फार बियॉन्ड द इश्यूज बेसिकली बीइंग फेस्ड। और इश्यूज नेशनल सिस्टम के अंदर हैं, लेकिन जो बेनिफिट हैं वो कंज्यूमर्स खुद जो सोलर वाले यूजर हैं उनको इमीडिएट बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। जैसे आपने खुद ही फरमाया कि 2 साल से 3 साल के अंदर अंदर पे बैक पीरियड है और बिल भी बहुत ऑब्वियसली कम हो जाता है। सो हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि सोलर एक रियलिटी है, इसने होना है। गवर्नमेंट को फौरी तौर पे ये चाहिए कि वो जो सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं, प्राइसिंग को ऐसे एडजस्ट किया जाए कि इसकी डिमांड या कंजम्पशन जो है ना वो रेगुलेट हो सके। अब जो कंजम्पशन की रेगुलेशन का फेलियर है जिसमें आपने टेक्निकल इश्यूज भी खड़े हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि कंजम्पशन के इश्यूज भी उसकी टाइमिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सालों से, पता नहीं कितने सालों से, मुझे याद भी नहीं है, कि पीक और ऑफ पीक आवर में टैरिफ होता जा रहा है हमारे यहाँ, और पीक आवर्स ऑब्वियसली शाम मेरा ख्याल है 5 बजे से ऑनवर्ड। सो वो जो पीक आवर्स हैं उनकी भी कोई एक उस वक्त एक रैशनल था, एक जस्टिफिकेशन थी कि जनाब ये क्योंकि इस वक्त कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो इसमें कंजम्पशन कम करने के लिए टैरिफ बढ़ा दिया जाए। अभी मेरी एक जस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ माई हेड एक छोटी सी सजेशन ये है एज ए सॉफ्ट इशू, वो ये है कि दिन के टाइम जब सोलर की पैदावार बहुत ज़्यादा है तो सिस्टम पे लोड बढ़ जाता है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो ये इसको स्टडी किया जाए, वो टेक्निकल एक्सपर्ट स्टडी कर सकते हैं। आई एम ओनली गिविंग ए सजेशन, अनवेरीफाइड सजेशन। वो ये है कि दिन के टाइम जैसे 9 से 3 बजे 4 बजे तक दिन का जो टाइम होता है उस वक्त कोई इसमें कोई एक्स्ट्रा कंजम्पशन के इंसेंटिव दिए जाएं बिजली की कंजम्पशन के, क्योंकि अब सप्लाई ओवर सप्लाई होती है इस पीरियड के दरमियान। अगर उसमें जो टैरिफ के कंज्यूमर से जो प्राइस दी जाती है वही टैरिफ प्लस आपके बिलिंग चार्जेस ऐड करके अगर बाकी कंज्यूमर जो नॉन सोलर वाले कंज्यूमर हैं उनके लिए भी इंसेंटिव हो जाएगा कि जो नियर बाई जो पड़ोस में बैठे हैं वो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करें ताकि ग्रिड पे उसका प्रेशर कम जाए।
सो ये एक पॉसिबिलिटी है कि फौरी तौर पे इसको स्टडी करके तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है इफ इट इज वायबल। और आरिफ साहब, ये जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ये प्रेशर वाली बात आप कर रहे हैं, जो अब ये सजेशन जो आप दे रहे हैं, ये अभी फिलहाल इसको कितनी संजीदगी से लेने की ज़रूरत है? यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए एक बड़ी कोई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है, या अभी इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा? नहीं जी, खतरनाक सूरत हाल ऑलरेडी है। अच्छा, ठीक है, वो ऑलरेडी है। अब ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अब मतलब ये खतरनाक सूरत इज ऑलरेडी देयर। अब आपके जिसको कहते हैं ना, आपकी कंजम्पशन, आपकी प्रोडक्शन आपने जब आईपीपीज की कम की भी है, वो इसी वजह से कम हुई भी है कि आपकी कंजम्पशन नहीं है। अगर आप कंजम्पशन बढ़ा देंगे तो शायद उससे, और कंजम्पशन बढ़ाने के बहुत से फायदे और भी होते हैं। जब आप एनर्जी की कंजम्पशन बढ़ाएंगे, आपकी जीडीपी बढ़ेगी। आप सोलर की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करेंगे तो आपका ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, आपका जो सर्कुलर डेट है वो कम होगा, आपकी इकानमी इंप्रूव करेगी। सो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, और इनको मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे अमल करना कल करना था, यस्टरडे, रादर देन थिंकिंग फॉर टुमारो। सो हमें जितना जल्दी हो सके इस तरह के और भी जो सॉफ्ट सॉल्यूशंस है उस पर फौरी तौर पे अमल करना चाहिए। ये एक बहुत सीरियस इशू है, और ये बहुत पहले, मैं जैसे अर्ज किया शुरू में, कि ये 15-20 साल पहले ही प्लान कर लेना चाहिए था। लेकिन अगर नहीं भी किया तो आज इसको फौरी तौर पे प्लान करके इसको जितना जल्दी। अभी हमने रिसेंटली देखा जब नेट मीटरिंग को रिविजिट किया जा रहा था, उसके टैरिफ को दोबारा से सेट किया गया और उसमें कमी की गई, तो उन सेटिंग्स में भी ये टेक्निकल साइड डिस्कस हो सकती थी, ये कोई पॉलिसी बन सकती थी अपग्रेडेशन की, कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी अपग्रेड किया जाए, लेकिन वहाँ पर इसको नेग्लेक्ट किया गया है। ये जानबूझ के, देखिए बात ये है ना कि जो सही काम करने वाले हैं वो नहीं किए जा सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जो सोलर प्रोड्यूसर है उनका टैरिफ कम किया है, उससे क्या फर्क पड़ा? आपने कंज्यूमर का टैरिफ कम नहीं किया, इसका मतलब डिमांड नहीं बढ़ी, इनका टैरिफ कम कर दिया। और जिस कंज्यूमर ने सोलर का सिस्टम लगा लिया, उसकी इन एनी केस प्रोडक्शन जो है वो है। सो उस पॉलिसी का कोई खास फर्क नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ सोलर के जो प्रोड्यूस यूनिट है या एक्सपोर्टेड यूनिट्स का टैरिफ अगर ना भी कम करें, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपए का आप यूनिट परचेज करते हैं, आप 4-5 रुपए और व्हीलिंग चार्जेस जो भी आपके एक्चुअल बनते हैं वो लगा के, अगर आप उस पीरियड के दरमियान सुबह दिन के टाइम 9 से 3 बजे या 9 से 4 बजे जो दिन का टाइम है, जितनी बिजली की कंजम्पशन ज्यादा होती है उसका टैरिफ कम कर दें, वही 20-25 रुपए पे ले आए बजाय 50-60 के। जब 25 रुपए के ले आएंगे, दिन के टाइम आपकी इकानमी जो है वो कहां से कहां चली जाएगी। ठीक है, और सोलर होता ही दिन के टाइम में, प्रोडक्शन आपकी, इंडस्ट्री आपकी, सारी की सारी चीजें दिन के टाइम होती हैं। तो मेरा ख्याल है सिस्टम के अंदर इसको बड़ा मान्यूट स्टडी करने की जरूरत है। सिस्टम है, बैलेंस क्रिएट ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आरिफ साहब, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। सुनिए नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।